इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में सब वन लाइनर होगा और 1200 के आसपास सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हो तो गया है लेट, लेकिन ये कंप्लीट सिर्फ रेलवे के आगे के भी सारे एग्जाम्स के लिए होगा और ये 2 महीने 3 महीने पे अपडेट होगा। मतलब अभी जो डाले हैं ये अगले 2 महीने पे अपडेट होगा और जो एक बार किताब लेने के बाद जो अपडेट अगले महीने का होगा उसका अलग से पीडीएफ दे देंगे, तो उतने पढ़ के तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं अन्य लोग जो करंट अफेयर्स छाप रहे हैं, एक तो पैराग्राफ राइटिंग है बहुत ज्यादा, जिसको पढ़ने में बच्चा को दिक्कत होता है, हर महीने की करता है 2 पन्ना जोड़ के फिर नया निकाल देता है। हमको लगता है बच्चा के लिए वो हेक्टिक हो जाता है। अगर सिर्फ बच्चा को उतने दे दिया जाए, हर महीना ये चेंज हुआ, मान लो 3 महीना पे किताब अपडेट हो, अब बाकी हर महीना जो चेंज हुआ है वो खाली उसको मिल जाए, तो हमको लगता है ज्यादा बेहतर होगा क्या। और कंटेंट थोड़ा सा स्टाइलिश है जिससे पढ़ने में तुमको इतना आसान लगेगा कि मतलब बस टिक 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 मारोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से बनवाए हैं, कंटेंट आ रहा है, कल में भी हम आपको दिखा भी देंगे और कोशिश में हम लोग की 2 से 3 दिन में बच्चों तक पहुंच जाए। अब लेट हो गया है, लेट हो गया मतलब अब जितना पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे तो फिर तोरा 15 दिन बाद टेक्नीशियन देना है। अभी तोरा चयन कहाँ है, फिर 15 दिन बाद एनटीपीसी देना है, फिर अगर 15 दिन बाद एलपीसीबीटी 2 देना है। आ जाओ इधर। जैसे ही एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गिराया जाता है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा, बता क्या होगा। मुक्त, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त में शुरू हो जाए ना। दाब 2 प्रकार का होता है, एगो ठोस दाब होता है, एगो क्या होता है, द्रव या गैस का दाब होता है। एगो ठोस का दाब होता है, एगो द्रव या गैस का दाब होता है। ठोस का दाब की अगर हम बात करें तो ये दाब बराबर होता है बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और इसका जो दाब बराबर होता है वो होता है रो बोले तो घनत्व इंटू जी या इंटू गहराई, रो जी एच। द्रव और गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल पर निर्भर करता कि नहीं करता, नहीं करता है। अब एक बात बताओ, सुई से अगर दबाते हैं, नाखून से दबाते हैं, सुई का क्षेत्रफल कम होगा और दाब ज्यादा होगा, बोलो ले। 2 पैर पर खड़े हैं, 1 पैर पर खड़े हैं, तो किसमें दाब ज्यादा लगेगा, 1 पैर पर, 1 उंगली पर खड़े हैं तो उसमें दाब सबसे ज्यादा लगेगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल सबसे कम और उसका दाब सबसे ज्यादा। नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होता है, एक आता जैसे ही तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दाब, गहराई बढ़ेगा तो दाब का मान बढ़ेगा ना, तो दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये तो इसका आंसर है, लेकिन दोस्त मेरे इसका जो थ्योरी है वो ये है कि अगर नीचे से ऊपर आप जाते हैं, ये मान लीजिए दिल्ली है आपका और ये मान लीजिए आपका शिमला है, तो ये अगर शिमला है तो नीचे से ऊपर अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो नीचे से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, घटता है। दाब क्या होता है, घटता है। और दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, घटेगा। क्वथनांक क्या होता है दोस्त मेरे, घटता। क्वथनांक क्या होता है, घटता। और वाष्पीकरण बढ़ जाता है, वाष्पीकरण जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ता है। वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता, क्वथनांक भी घटता और वाष्पीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ दिल्ली में तापमान अगर T1 है तो शिमला में तापमान क्या होगा, T2। तो अगर यहाँ पर 100 डिग्री से कोई चीज खोलता है, यहाँ 100 डिग्री सी पर अगर कोई चीज खोलता है तो यहाँ 100 से कम पर खोलेगा, यानी T1, अगर हम T1 की बात करें, T1 कम होगा और T2 ज्यादा होगा। उल्टा हो गया, T2 ही ना, T2 होगा कम और T1 होगा ज्यादा। अगर दिल्ली में T1 है और शिमला तो ऊंचाई पर ना है, T2 है। एक लाइन में समझ लो, यहाँ से नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, क्वथनांक भी घटता है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब क्वथनांक घटेगा ऊपर जाके, इसका मतलब 100 के बदले 60 पर खोलेगा। कितना पर खोलेगा, इसका मतलब यहां अगर 100 पर खोलेगा तो ऊपर जाके 100 से कम पर खोलेंगे, 100 से कम पर खोलेंगे। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर दाब बढ़ने के कारण गलनांक घटता है। गलनांक घटता है मतलब जल्दी गलता है। और अगर तुमको कह दे, बताओ पहाड़ पर रखा बर्फ कहां से पिघलता है, नीचे से पिघलता है। गिलास में पानी या पानी में बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ पिघल जाएगा, गिलास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पता है ना। 1/9 भाग ऊपर रहता है कि 1/10 भाग ऊपर रहता है, 8/9 भाग नीचे रहता है, बोलो हाँ।
और अगर तुमको कह दे कभी भी क्वेश्चन की नदी से समुद्र में अगर जाते हैं, कहां से कहां जाते हैं, तो बड़ा जगह पर अगर नाव को लेकर जाएंगे, नदी से उठा के समुद्र में लेकर जाएंगे तो ऊपर उठेगा, और समुद्र से नदी में लेकर आएंगे नीचे जाए। बड़ा जगह पर जाएंगे समुद्र में तो ऊपर उठेगा, और छोटा जगह पर जाएंगे तो नीचे जाए। बड़ा जगह पर जाएंगे ऊपर उठेगा, छोटा जगह पर जाएंगे नीचे जाए। तो समुद्र में जब नाव को लेकर जाएंगे तो वो ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा, तैरना आसान है कि मुश्किल? तैरना आसान है, क्योंकि उसका घनत्व तो अधिक होता है। उसका घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है। उसका घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है। अब बांध को कहेगा जो जो नीचे जाते हैं मोटा क्यों बनाया जाता है? नीचे गहराई में जाओगे, गहराई में जाओगे दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो यहाँ दाब ज्यादा रहेगा, तो यहाँ मोटा बनाएंगे तब नहीं थम पाएगा। बोलो ना रे, गहराई में जाने पर इसीलिए बांध को क्या किया था? मोटा किया था। एगो चीज और ध्यान रखना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दाब पर निर्भर नहीं करते, और ध्वनि का वेग भी दाब पर निर्भर नहीं करता। दाब एक अदिश राशि है। दाब कौन राशि है? दाब बराबर न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। ऋतु विज्ञान के दाब को नापने के लिए बार या मिली बार का प्रयोग किया जाता है। बार या मिली बार का प्रयोग किया जाता है। नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होगा? घटेगा। बर्फ कहां से पिघलेगा? नीचे से। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाएंगे, जल्दी पिघलेगा कि लेट से? जल्दी पिघलेगा। सुई और नाखून में सुई का क्षेत्रफल कम है, इसलिए दाब ज्यादा। एक पैर पर एक उंगली पर खड़ा रहेंगे तो क्षेत्रफल सबसे कम होगा, दाब सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? पक्का। इतने न पढ़ना है, दाब में इससे ज्यादा तो पढ़ने की जरूरत नहीं। जो जो गहराई में जाएंगे दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा। दाब का मान बढ़ेगा दोस्त मेरे, तो गहराई में जाने पर दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा। दाब का मान बढ़ेगा तो अगर आपको दे दे कीचड़ में हम डूब रहे हैं, आप पानी में डूब रहे हैं, तो किसमें दबाव ज्यादा महसूस होगा? कीचड़ में ना। अरे बोलो। आप देखो, क्या नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता है? बढ़ता है? लड़की कहती बढ़ता है। साफे गोल है कि रे? हाँ, नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होता है? घटता है। क्वथनांक घटता है। एक कुछ बुझाइए नहीं रहा, तोरे कह रहे हैं, तेरा बुझा रहा है? तोरा स्टैंड अप। हाँ, बुझा रहा है ना? दाब का सही मात्रक सदिश की अदिश। पक्का? ध्यान दो, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। दाब क्या है? अदिश राशि। नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है। क्वथनांक भी क्या होता है? घटता है। यहाँ 100 पर खोलेगा, ऊपर 100 से कम पर खोल। आइए, ऊपर जाने पर दाब घटता है, इसीलिए कहते हैं अगर ऊपर कह दे कि भैया बताओ वायुयान के अंदर दाब कम की ज्यादा, तो बाहर में दाब तो कम होता है, अंदर में दाब होगा ज्यादा। बाहर में तो नीचे। बोलो रे। अब दोस्त मेरे कहते हैं फाउंटेन पेन की स्याही ऊपर में क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि ऊपर में दाब कम है। कहेगा ऊंचाई पर खाना बनाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वहां दाब कम होता है, क्वथनांक कम होता है, पानी जल्दी से वाष्प बन जाता है, तो खाना बनाना क्या होता है? मुश्किल होता है। ये सब फिक्स क्वेश्चन है जो अधिकतर पूछा जाता है। फिक्स चला कुछ भी नहीं है, ये रेलवे है। एग्जाम हॉल से निकलोगे ना, म्याज हरिहर कर देगा ही। वैसे ही हमेशा ध्यान रख, दाब में इतने ना पढ़ना है रे। एक और क्वेश्चन आता है कि बताओ नीचे से ऊपर जाने पर कौन गुब्बारा पहले फटेगा? जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, और जो सबसे ऊपर जाएगा वो सबसे पहले फटेगा। बोलो हाँ। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे हल्का हाइड्रोजन, सबसे ऊपर जाएगा हाइड्रोजन, सबसे पहले फटेगा हाइड्रोजन। क्लियर है ना? फुटबॉल में नाइट्रोजन जो नीचे रहेगा वो नाइट्रोजन, जो हवा में उड़ेगा हीलियम। वायुयान के टायर में हीलियम, नाइट्रोजन ने मारना। वायुयान जो हवा में उड़ेगा हीलियम, क्योंकि वो हल्का है, और नाइट्रोजन कहाँ रहेगा? जमीन पर। गोताखोर कम गहराई पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, अधिक गहराई पर ऑक्सीजन प्लस हीलियम।
अस्पताल में ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस क्या, हीलियम। क्लियर है। वायुमंडल के दाब को नापते हैं बैरोमीटर से, गैस के दाब को नापते हैं मैनोमीटर से। किससे नापते हैं? वेंचुरी मीटर से द्रव के प्रवाह को नापते हैं। बोलन रे, एकाएक गिर जाएगा आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा वर्षा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा मौसम साफ। इधर पढ़ा है ना। बस बाबू समय आ गलो तो है। यही रात अंत। निश्चित तापमान पर वायु का दाब किसके अनुपातिक होता है? देखो एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, तापमान का रिलेशन जो है किसी के साथ भी होगा, सीधा रिलेशन होगा। पढ़ा है कि ना? अरे देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन होगा। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन हो। बोलो हाँ। आई पी और भी में जो रिलेशन होगा, पी होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ना है। ई दोनों में टेम्परेचर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ई दोनों में भी टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बोलो हाँ। एगो चीज और ध्यान रखना, पी भी टी बी सी। अगर पी और भी में संबंध है तो बॉयल्स लॉ, भी और टी में संबंध है चार्ल्स लॉ, पी और टी में संबंध है गै-लुसाक। पी और भी में संबंध है बॉयल्स लॉ, पी और टी में संबंध है गै-लुसाक, भी और टी में संबंध है चार्ल्स लॉ। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर है? अब एक बात बताओ कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब हमको ये बताओ दोस्त मेरे कि हाँ, E P और V में रिलेशन होगा किसका नियम? बॉयल्स। V और T में चार्ल्स। एक लॉ यहाँ है जो बॉयल्स, ये तो बॉयल्स का लॉ है। अरे बोलो, P और V में संबंध किसका लॉ? बॉयल्स। आप P और T में संबंध गै-लुसाक, अब V और T में संबंध चार्ल्स, यही ना। लेकिन बॉयल्स का नियम एक और है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। इसी से आता है डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम करोगे ना, तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी कर दोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। बोलो ओ, बोलो ना। और आप दोस्त मेरे एक और रिलेशन जानते हो तुम, एवोगाड्रो संख्या, नियत ताप, नियत ताप और दाब पर, नियत ताप और दाब पर गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के क्या होगा? समानुपाती। किसका नियम है? एवोगाड्रो का। और आदर्श गैस समीकरण को तो तुम जानवे करती है। आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर क्या? एनआरटी। आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी। अरे टेंशन नहीं लेना, सब बनेगा बढ़िया स्पॉट। पीवी बराबर क्या? एनआरटी। चला हम तो कुछ छोड़िए नहीं रहे हैं, सब तरह बता दे रहे हैं। और सब तू पढ़बो किया है, काहे का टेंशन लेना? टेंशन वो लेगा जो अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले भी बहुत लोग पटना आए हैं, तो एकदम टेंशन, या 2-3 दिन पहले भी बहुत लोग पढ़ना शुरू किए हैं, उनको लग रहा है कि हॉटे शॉट से मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो कंफ्यूजन में है तुम। अगर तुरा ऐसा लग रहा है कि मेरा हॉट शॉट से रिजल्ट हो जाएगा, तो हम ये बात नहीं गच रहे हैं। काहे गचेंगे हम? 10 दिन में रिजल्ट हो भाई रे। हम सिर्फ तो रिवीजन करवा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा दी है। अब वो तुम पढ़ा कि नहीं, ये देखो। पूरा एनसीईआरटी का हम बारकोड दे दिए, पूरा एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट बना दिए, तुम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये बताओ। 10 दिन 10 कक्षा में आवर्धन के हम 30-30 सवाल करवा दिए, तुम किया नहीं किया? तो से बताओ। नॉलेज सीरीज में 20 को वीडियो डाले, तुम 20 पढ़ा नहीं पढ़ा? तो वो बताओ पहले। इस सब का हिसाब दो हमरा कि सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो 100%, तब कहां से आएगा सवाल? नहीं पढ़ा है तो ये अगर कोई सोच रहा है कंफ्यूजन में, तुम ये 10 दिन के क्लास हमने दिए फंसो। हम ही दिए हैं सिर्फ रिवीजन करवा देंगे, हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक ना। और वही करवा रहे हैं हम, जितना कम हो पा रहा है 1 घंटा में, तुम अपने से जितना करोगे उसका 5 गुना हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को लगता है कि एकरे से फंस जाएगा,
तो तुम कंफ्यूजन में है, तुम बुड़बक है तब, ठीक ना। हम एक फंसा फंसी वाला हम नहीं पढ़ाते हैं। वो सिलेक्टेड कुछ भी चला सिलेक्टेड है, पर इच्छा है, वो मेरी इच्छा से क्वेश्चन सेट करेगा। तुम हम कब से पढ़ा रहे, 5 साल से, तो 5 साल से मेरा से पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम कहेगा 3 दिन से जुड़े हैं, बताइए ना की होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इसमें चला हम की कर सकते हैं, इसमें हम कुछ कर सकते हैं, इधर तुम ना देखोगे। छोटा सा आया है 3 दिन, अभी बहुत बच्चा तो नीचे में बैग लेके पड़ल है, बताइए सर कैसे होगा, नहीं होगा। अगर तुरा 2 दिन पहले से लगा है कि हमको पढ़ना है तो पढ़ाई छोड़ दो, तो दूसरे एग्जाम की तैयारी करो अगला, ये नहीं हो तो। गलत बोल रहे हैं, फालतू का कोई बात नहीं। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इतने ना लॉ है हो। अब क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित तापमान जब ये कह दिया तो वायु का दाब किसके अनुपातिक होता है? आपको पता है जब ताप नियत रहेगा इसका मतलब दाब और आयतन में संबंध होगा, या दाब और घनत्व में संबंध है, बोलवे नहीं करेगा। तो कहता है दबाव किसके अनुपातिक है, मतलब समानुपातिक है। तो समानुपातिक किसके है? घनत्व के। आंसर मार दें। अब व्युत्क्रमानुपातिक है कहता, तब क्या मारते? आयतन। अरे बोलो, बढ़े। एनटीपी एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है। बोलो हाँ, कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर होता है। आ जाओ इधर, बढ़े। इचला याद है ना, पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी। कैसे लगाना है यो पता होगा? ये पूरा चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अगला, आहा, ये तो एगो हमरा पढ़ाने था, एगो तो पढ़ लो तुम, 0 डिग्री सी या 0.16 डिग्री सी। 0 डिग्री सी या 0.16 डिग्री सी को जल का कौन बिंदु कहते हैं? त्रिक बिंदु। कौन बिंदु कहते हैं? जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करता। और दोस्त मेरे, अगर हम बात करें 0 केल्विन या -273 डिग्री सी, एक जे लाइन पूछता है वो देख लो, इसको परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओहो नहीं करना। 0 केल्विन और -273 डिग्री सी है, यहाँ 0 केल्विन है, यहाँ 0 डिग्री सी है। याद नहीं रहे तो हम थोड़ा जुगाड़ बताते हैं। 0 डिग्री सी के इधर बर्फ उधर पानी होता है, तो 0 डिग्री सी से इधर बर्फ इधर पानी नहीं होता है, तो 0 डिग्री सी को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। इस पर जल की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करते। लेकिन 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पर गैस की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। गैस की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अर्थात गैस किसमें बदल जाता है? ठोस में। इसी तापमान पर चालक अति चालक हो जाता है। चालक क्या हो जाता है? अति चालक। और अर्धचालक कुचालक हो जाता है। अर्धचालक कुचालक हो जाता है। अर्धचालक क्या हो जाता है? कुचालक। इस संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, संसार का सबसे न्यूनतम ताप है। अब देखो, रुक न रे, यही कंफ्यूजन होता है बच्चा को। 0 केल्विन या 0 डिग्री सी में झोल है, तो तुम बताओ तापमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? केल्विन। तो परम शून्य ताप है, तो परम पिता परमेश्वर कौन हुआ? केल्विन। क्योंकि ऐसा ही मात्रा का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, तो 0 केल्विन हो गया। और हम आपको सिखाए हैं पीछे की केल्विन को डिग्री से बदलना है तो 273 घटाना है। ये पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पढ़े हैं तो गड़बड़ बात है। 0 डिग्री सी को केल्विन में बदलना है। 0 + 273 केल्विन, यानी अगर हम यहाँ कह दें x केल्विन को, कितना केल्विन को? x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है x + 273, और x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है x - 273। बोलो हाँ। यानी सी ABCD में सी का पोजीशन 3 है, पोजीशन 11 है, तो 3 टका में से 11 टका में जाएंगे, जोड़ेंगे 11 टका में से 3 टका में जाएंगे, घटाएंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। 0
केल्विन, 0 केल्विन। परम शून्यता, परम पिता परमेश्वर, केल्विन एसआई मात्रक, परम शून्यताप 0 केल्विन को परम शून्यताप कहता है। 0 डिग्री सी को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। 0 डिग्री सी नहीं रहेगा, 0 पॉइंट कितना रहेगा, 16 डिग्री सी। आज 4 डिग्री सी के कहानी को नहीं जानता है जग में। बर्फ के नीचे का ताप, झील के नीचे का ताप 4 डिग्री सी, खाना 4 डिग्री सी पर सुरक्षित, जल का आयतन 4 डिग्री सी पर न्यूनतम, जल का घनत्व तो 4 डिग्री सी पर महत्तम। नहीं जानते हो? जल्दी से लिख लो, पूछेगा। मेरा रिजल्ट हो गया है 6 to 8 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब कोई बताना जहां सर अच्छा पढ़ाते हैं। ये वो लड़का लिखता है सर अभी पटना आएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। हम कहते जिस दिन तुम्हारी परीक्षा होगा और भोर में आना, तुम पगला कहेंगे। रिजल्ट होगा, पढ़ो न चला हो जाएगा। हो गया? अरे हुआ रे। ये कर आंसर, न्यूनतम सम्मत तापमान -273 डिग्री सी। किसी भी द्रव का क्वथनांक, हा अभी तुरंत बताए थे। दाब नीचे से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, घटता है। तो क्वथनांक भी क्या होगा, क्वथनांक भी क्या होगा, घटेगा। दाब घटता है, क्वथनांक भी क्या होता है, घटता है। किसी भी द्रव का क्वथनांक का ताप दाब के घटने से, दाब के बढ़ने से घटता है कि बढ़ने से बढ़ता है? क्या होगा आंसर? जब घटने से घटता है तो बढ़ने से बढ़ेगा ना आंसर। अभी तुरंत न पढ़ाए थे। बताओ, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग। देखो चला, एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, जल दे देना। विशिष्ट ऊष्माधारिता की अगर हम बात करें, विशिष्ट ऊष्माधारिता जल का, बर्तन का, तो बताओ जल ज्यादा है पृथ्वी पर के बर्तन? तो एकर उच्च है, एकर निम्न है। एकरा में कोई झोल नहीं करना। अब बर्तन की ऊष्मीय चालकता अधिक होती है, तब ना ऊष्मा का चालन करेगा तो खाना बनेगा। ऊष्मीय चालकता क्या होती है, अधिक। इसका गलनांक भी अधिक होता है कि कम? जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा? सब कुछ अगर अधिक होता है, खाली विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है, निम्न। आज जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। बोलो हाँ। कहते गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किया जाता है। जल जब ये दे देना, उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता मार देना। जल कहेगा रेडिएटर में क्यों किया जाता है, किसान अपने खेत को जोतने के बाद जल काहे दे देता है? सब जगह जल दे दे, उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता। जल ऐसे भी चला 71% है। कितना परसेंट है, 71 है ना? अरे अरे बोलो ना रे। 71% अगर जल है तो जल ज्यादा ना है, तो एकदम सेटिंग रखो। ऑप्शन देगा, एगो उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता यहाँ ने दिया है, एगो निम्न दे देगा, तो मारना क्या, उच्च। अब बर्तन का क्या हो जाएगा, निम्न। बर्तन का क्या होगा, निम्न। जल का उच्च कितना, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। बर्तन का दे देगा उच्च ऊष्मीय चालकता, उच्च गलनांक, लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगा, निम्न। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगा, निम्न। अगला, परम ताप की वह शुरुआती बिंदु कौन सी है जहां पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप ना। कहता है यो पढ़ा दिए, देखो बाबू रे, सुना रे। दिल्ली में, दिल्ली, शिमला, 82, 81, कौन कम कौन ज्यादा? T1 दिल्ली का पानी का क्वथनांक, T2 नीचे से ऊपर जाने पर हम बोले दाब घटता, क्वथनांक भी घटता ना। रे बाबू, क्वथनांक क्या होता, घटता। तो क्वथनांक घटता, तो यहाँ T1 है, यहाँ क्या हो जाएगा, T2।
तब बताओ क्या हो जाएगा, शिमला में पानी का क्वथनांक T2, तो T1 T2 के बीच का क्या संबंध होगा? हमको लगता है T2 कम होगा, T1 ज्यादा होगा। यहाँ 100 पर खोलेगा, ऊपर जाके 100 से कम पर खोले। बोलो ने, अगला में चले, ऊष्मा के संचरण। चलो हीट चैप्टर में कर चलते हैं हम लोग। हम चले एक सीधे से चल रहे हैं धीरे धीरे। ऊष्मा का संचरण। अब तुम्हारा बच गया एगो लाइट चैप्टर, हीट बच गया थोड़ा सा, एगो करंट बच गया। एक क्लास में उधर मैग्नेट मॉडर्न लेके समाप्त कर देंगे। ऊष्मा के संचरण की विधि है। किसके संचरण की विधि है? देखो चला, इसका जो क्वेश्चन तुमको पूछेगा, उस एक क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा संभावना, तीनों विधि ना है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लिए कि अगर तीनों हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखो सबसे धीमा चालन, तीव्र विकिरण, ई केकरा में? ठोस में। आई केकरा में? द्रव या गैस में। आई भैया सूर्य और भट्टी में। सूर्य और किस में? भट्टी में। सूर्य और किस में? भट्टी में। कौन? विकिरण। अब भैया विकिरण का एक क्वेश्चन पूछता है, बताओ सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है कौन विधि द्वारा? विकिरण। यहां अगर वायु को गर्म करता है संवहन द्वारा। पढ़े हो कि नहीं? सबसे तीव्र विधि कौन है? चालन। सबसे तीव्र विधि कौन है? विकिरण। इसमें बताओ कण के द्वारा और कण के स्थानांतरण के द्वारा। अरे इसमें कण का स्थानांतरण न होता है, कण के स्थानांतरण के द्वारा। एक कण दूसरे द्रव का कण जो नीचे पानी गर्म होता है तो ऊपर जाके गर्माता है ना, इसमें कण का स्थानांतरण होता है। इसमें कण का, ठोस में कण का स्थानांतरण होता है क्या? नहीं होता है। अरे ठोस में जो लोहा गर्म करते हैं तो उसका कण उठ के जाता है क्या? नहीं जाता। बताओ पानी में जो केतली है, केतली किस विधि द्वारा गर्म होगा? केतली चालन विधि द्वारा। वो ठोस है, केतली का चाय द्रव है संवहन द्वारा। केतली का चाय द्रव न है, कौन विधि द्वारा? संवहन। कहेगा लोहे की कुर्सी ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म लगती है, किस कारण से? लकड़ी की तुलना में, क्योंकि लोहा का चालन अधिक होता है। स्टील के कप में चाय पीना मुश्किल होता है, क्योंकि स्टील में चालन अधिक होने के कारण ज्यादा गर्म लगता है। बोलो रे। कहेगा एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवार में रहते हैं, क्योंकि इसके बीच में हवा है। हवा उष्मा का क्या है? कुचालक है, तो ना उष्मा बाहर से अंदर आ पाता है ना अंदर से बाहर। कहेगा आपके शरीर का तापमान कितना डिग्री सी? शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी पर लाल निशान लगा होता है थर्मामीटर में, कितना पर? 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसी पर लाल निशान होता है। यह मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अगर हम कपड़ा पहनते हैं तो वह सिर्फ ताप को बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है और हमें गर्माहट देता है। हमारा ऑलरेडी गर्माहट देता नहीं, हमारा शरीर ऑलरेडी गर्म होता है, तो बस हमारे शरीर पे जो 37 डिग्री सी है उसको बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है। आप पंखा चलाते हैं तो वाष्पीकरण के कारण हमको ठंडक लगता है। ये कौन परिवर्तन? रुद्धोष्म परिवर्तन। रुद्धोष्म परिवर्तन का दुए को एग्जाम्पल है। रुद्धोष्म परिवर्तन का एग्जाम्पल है, रुद्धोष्म परिवर्तन एकदम पूछेगा चला तो कहेंगे उष्मा नियत रहता है। उष्मा क्या रहता है? नियत रहता है। एक ट्यूब से फटने से, ट्यूब के फटने से ठंडी हवा का निकलना, पसीना चलने से, वाष्पीकृत होने से ठंडक का लगना, और घड़े के पानी का ठंडा होना। घड़े के पानी का क्या होना? ठंडा होना। इस सब किसका एग्जाम्पल है? रुद्धोष्म परिवर्तन। रुद्धोष्म परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें उष्मा क्या रहता है? नियत रहता है। अब कहेगा थर्मामीटर में लाल निशान कहाँ होता है? 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। एक बच्चा लिखता है सर आप इंग्लिश में कहीं नहीं पढ़ाते। तो एक बात बताओ, अभी A R रहमान इंग्लिश में गाना गाने लगे, के सुनेगा ओकरा? भाई हमार यूजर्स जो है 99.9% जो है प्योर हिंदी है। वो ट्रांसफार्मर को परिणामित्र पढ़ना पसंद करता है, इसलिए भाई हम हिंदी में ही पढ़ाते हैं। अब देखो दोस्त मेरे,
कहते हैं किधर गया, विकिरण तीव्र होता है सूर्य और किसकी उष्मा, भट्टी की उष्मा। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या नियत रहता है, उष्मा। ट्यूब से ठंडी हवा का निकलना, पसीना। घड़े का पानी किसके कारण ठंडा होता है, किसके कारण, रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। सबसे तीव्र विधि कौन है, विकिरण। किसमें कौन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, संवहन। बताओ, कहेगा ऊपर से नीचे सूर्य की उष्मा आती है विकिरण द्वारा, और यहाँ आके वायुमंडल को गर्म करती है संवहन द्वारा। कौन वह, संवहन, चूंकि वायु को गर्म कर रहा है संवहन द्वारा। अगला है बोलोमीटर, क्या नापता है, विकिरण। बोलोमीटर क्या नापता है, ऊष्मीय विकिरण। ध्वनि की तीव्रता को किसमें नापते हैं, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता को किसमें नापते हैं, डेसिबल में। बता स्टीफेंस का नियम, देखो स्टीफन का नियम है, स्टीफन का नियम है, स्टीफन का नियम है E समानुपाती T टू द पावर क्या 4। रेले का सिद्धांत है, रेले का सिद्धांत है प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। किसका नियम है, किसका नियम है, रेले का। और बताओ ग्रहों का नियम किसने दिया था, केपलर। ग्रहों का नियम किसने दिया, केपलर। शीतलन नियम किसने दिया, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने। E बराबर mc स्क्वायर ना। रेले ने कहा था प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। स्टीफेंस E समानुपाती क्या हो जाएगा, फॉर्मूला T टू द पावर 4। E समानुपाती क्या हो जाएगा, T टू द पावर 4। बढ़े। अम्ल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बाबू रे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। अम्ल स्वाद में खट्टा, ABR अम्ल नीले लिटमस को लाल। 7 से पीएच कम, जितना पीएच कम उतना ज्यादा अम्लीय। पक्का ना। क्षार में जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा क्षारीय। जो H+ देगा वो अम्ल है, जो H- देगा वो क्षार है। पक्का ना। अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाए। पक्का ना। अम्ल और धातु मिलके हाइड्रोजन गैस है, क्षार और धातु मिलके हाइड्रोजन गैस है। अम्ल को पतला करना है, पानी में अम्ल मिलाएं, सही है। और अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाए। पक्का ना। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल खट्टा होता है, क्षार तीखा होता है। तीखा को ही कड़वा कहते हैं, तीखा को ही क्या कहते हैं, कड़वा। लिटमस पत्र का रंग बैंगनी होता है, लिटमस पत्र का रंग बैंगनी होता है। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। लिटमस पत्र लाइकेन का बता, लिटमस पत्र का रंग बैंगनी होता है। BR जानते हो ना। अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। शुष्क कोई भी रहेगा, शुष्क HCl रहेगी, शुष्क कोई भी रहेगा, लिटमस पत्र के रंग को बदलता नहीं। एक होता है एंटा एसिड, एंटा एसिड मतलब जो एसिड का एंटा हो, मतलब जो एसिड का उल्टा हो। एंटा एसिड की अगर हम बात करें, ये दुर्बल क्षार होता है। कैसा क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है। कर एग्जाम्पल दो, एगो है, एगो MgOH Hall 2, एगो NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। और ये दोनों दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है मतलब एंटा एसिड है। कैसा है, जितना डाइजीन एसिलॉक है सब में कौन रहता है, MgOH Hall 2 या NaHCO3, NaHCO3 या MgOH Hall 2। उसके बाद जकरा में H+ होगा वो अम्ल होगा, जकरा में OH- होगा वो क्षार है। अब दोस्त मेरे देख लो, अगर 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 हम सीसा संचायक सेल में किसका उपयोग करते हैं, H2SO4 का। सीसा संचायक सेल में H2SO4 का। उधर में HCl, कांच पर लिखना है HF, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। मतदाता की स्याही सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। धूप चश्मा में सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग, सिल्वर ब्रोमाइड जो धूप चश्मा में होता है वो प्रकाश से अपना रंग बदल लेता है। फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट। एक को मारना है, सिल्वर क्लोराइड मारना है। क्या मारना है, क्या मारना है, धूप चश्मा में सिल्वर ब्रोमाइड, धूप चश्मा में सिल्वर ब्रोमाइड। पीएच जितना कम अम्लीयता उतना ज्यादा, पीएच जितना ज्यादा क्षारीयता उतना ज्यादा। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन किया 1909 में।
1909 पीएच 7 होता है NaCl का, जिसके कारण NaCl क्या होता है, उदासीन होता है। NaCl क्या होता है, उदासीन। NaCl आयनिक बंधन बनाता है, जिसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। ठोस अवस्था में कुचालक होता है, द्रव और द्रव अवस्था में सुचालक होता है, जल में घुलनशील होता है, कार्बनिक घोलकों में अघुलनशील होता है। बोलो ना रे, नहीं समझा। अम्ल खट्टा होता है, क्षार तीखा होता है, और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जरा मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। CH3COH ना होता है, ईथ की मिथ, इथेनोइक एसिड कहते हैं, क्योंकि दो को कार्बन ना है, CH3 में एगो C और COH में एगो C, तो क्या हो जाएगा, ईथ की मिथ, इथेनोइक एसिड कहते हैं। कहां पर, विनेगर में। कहां पर, विनेगर। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी के डंक में। बोलो रे। फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मेलिन बनता है, जिससे लाशों को सुरक्षित रखते हैं। खाद्य पदार्थ का संरक्षण बेंजोइक एसिड से। खाद्य पदार्थ का संरक्षण बेंजोइक एसिड। जंग के धब्बे हटाते हैं ऑक्सैलिक एसिड। जंग के धब्बे 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 ऑक्सैलिक एसिड। अब पथरी बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। पथरी बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। पथरी किसका, पथरी बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। पथरी बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। कोक पीते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3। H2CO3। खाद्य पदार्थ का परिरक्षण बेंजोइक एसिड से। इथिलीन 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 फलों का प्राकृतिक हार्मोन है, जो फलों को पकाता है। एसिटिलीन कृत्रिम हार्मोन है, जो फलों को पकाता है। बोलो हाँ। अब फिनोप्थिलीन अम्ल और लवण से कोई अभिक्रिया नहीं करता, और क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है, पता है कि नहीं। और जितना आप फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है, बाद बाकी सब प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। फिनोप्थिलीन नाम सुनने से लग रहा है कृत्रिम है, लिक्विड टाइप का होगा। मिथाइल ऑरेंज नाम सुनने से लग रहा है कृत्रिम है। ये दोनों कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। बाकी अड़हुल का फूल, गुड़हल हो गया, पिटुनिया का पौधा हो गया, हल्दी हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ये सब प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। अम्ल और क्षार को मिला दोगे लवण और जल बनेगा। सोडियम कार्बोनेट, जितना सोडा है सब क्षारीय है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सब क्या है, क्षारीय। बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग पाउडर होगा NaHCO3 प्लस टार्टेरिक एसिड। और NaHCO3 जब H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जिससे आग को बुझाया जाता है। लेकिन बिजली से लगी आग बुझाना है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। बोलो ना रे, बुझा रहा है। बोलो ना रे। चिल्ला। एक बात तो है, अभी तुम जब पढ़ के जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लगेगा कि हाँ कुछ है मेरे पास, अगर शुरू से पढ़ रहा होगा तो। आना तो सब अभी जब हम कह रहे हैं सब बंसर मार रहा होगा, कह रहा होगा अरे खाली बोला ही कुछ लिखा हुआ ना है रे। दोस्त मेरे सब तोरा पास है, हम सिर्फ फ्रेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बात पे तोरा विश्वास है। तोरा लग रहा है ये जो कह रहा है सब सही है, सबको दिमाग में रख लेना है। तो हर दिन न है कि एक बार में तू एगो चैप्टर बैठ के 10 मिनट रिवीजन कर लेगा। अभी पूरा एसिड बेस सॉल्ट खत्म हो गया ना। अरे बोल लो, खाली एगो बात बच गया, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलके उदासीन लवण बनाएगा। अब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार होगा, प्रबल अम्ल अम्लीय लवण बनाएगा। दुर्बल प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल क्षारीय लवण बनाए। अम्लीय लवण pH 7 से कम, क्षारीय लवण pH 7 से अधिक, और उदासीन लवण pH 7 के बराबर। बोलो हाँ भाई, इतना बढ़िया बच्चा है तुम लोग। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले तो ये खट्टा है, कड़वा नहीं ना है। ABR ना, अम्ल नीले को क्या करेगा, लाल। मार सरिया के आंसर। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैगनी। बताओ आंसर क्या होता है जब परखनली में एक अम्ल के विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। विलयन का ताप तो बढ़वे करेगा, ताप लवण का निर्माण। 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 इज द राइट आंसर। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, कौन गैस देगा,
लवण प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन। कौन अम्ल नहीं देगा, HNO3 नहीं देगा, कौन धातु नहीं देगा, कॉपर। और अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, लवण। प्लस क्या देगा, जल। लवण प्लस क्या देगा, जल। अम्ल किसी से अभिक्रिया करेगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अम्ल किसी से अभिक्रिया करेगा, कौन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी। अम्ल किसी से अभिक्रिया करेगा, 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 उष्माक्षेपी की शोषी, क्षेपी की शोषी। अम्ल किसी से अभिक्रिया करेगा, उष्माक्षेपी। डिटर्जेंट किसी से अभिक्रिया करेगा, उष्माक्षेपी। सीमेंट किसी से अभिक्रिया करेगा, उष्माक्षेपी। चूना किसी से अभिक्रिया का, उष्माक्षेपी। खाली वाष्पीकरण होने के लिए उष्मा लेगा, उष्मा शोषी। ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में बदलेगा तो गर्माएगा, गर्माएगा तो उष्मा लेगा, उष्मा शोषी। वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन उष्मा शोषी। अरे बाबू देख लो, एक कर है। सोडियम कार्बोनेट का क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण तो तब बना होगा जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार होगा, तभी ना बनेगा क्षारीय लवण। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा, बता दो क्या होगा, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। आंसर बी। अरे यार, दुर्बल अम्ल, बताओ क्या होगा। दोनों अगर प्रबल होगा तो उदासीन लवण। उदासीन लवण जकर पीएच मान कितना होगा, 7। दोस्त में रही क्षारकीय लवण अगर पीएच मान 7 से अधिक। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार होगा तो कैसा लवण बनेगा, अम्लीय लवण। कैसा लवण बनेगा, अम्लीय लवण जकर पीएच मान 7 से कम। बोलो हाँ। अम्लीय लवण कब बनेगा, जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। क्षारीय लवण कब बनेगा, जब प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल। दोनों प्रबल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, उदासीन लवण। दोनों प्रबल हो जाएगा क्या बन जाएगा, उदासीन लवण। बढ़े, अरे बढ़े। आवा हो बाबू हमर सोना हमर, बतावा आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब सोडियम एसिटेट में मिलाते हैं तो एक गैस निकलता है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मुक्त गैस जब भी मिलेगा ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जितना सोडा है सब CO2 गैस देगा। देखो चला, CO2 के बारे में जान लो। CO2 एक तो अम्लीय है, कैसा है, अम्लीय। आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, CO2 का। चूने के पानी को दुधिया करता है, CO2। जितना सोडा है सबसे कौन गैस निकलता है, CO2। यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, तो कौन गैस निकलेगा, CO2। ये चूने के पानी को दुधिया करता है, या जलती हुई तीली को बुझा देगा, क्योंकि ये आग बुझाने का काम करता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाएगा और चिकर गन देगा। क्या होगा आंसर, 1 और 2। बोलो हाँ। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय, ये तो राम सिखा देते हैं, अपने पूछेगा। देखो चला, अम्लीय ऑक्साइड की अगर बात करोगे तो अम्लीय ऑक्साइड में NO2, CO2, SO2। बोलो हाँ। क्षारीय ऑक्साइड की बात करोगे, LiO, NaO, K2O। उदासीन ऑक्साइड की बात करो, रुक जाओ हम बता देते हैं, जुगाड़ है कर, CONOH2O, ये उदासीन है। उभयधर्मी ऑक्साइड की अगर हम बात करें, जो अम्लीय क्षारीय दोनों है, इसमें आता है Al2O3 ZNO PbO2। Al2O3 ZNO PbO2। रुक 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 रुक, एक बात बताया, HNO3 क्या है, अम्ल है, तो NO2 उससे बनेगा HNO3, तो वो अम्ल हो जाएगा। CO2 से बनेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एक से बनेगा H2SO4 अम्ल हुआ। एक से बनेगा LiOH क्षार हुआ, NaOH, KOH। ये तो देखने से भी उदासीन लग रहा है, न एक है न दो है, कुछ नहीं है, उदासीन आई तो उदासीन आई है। आई तीनों के बारे में तुम जानवे करती है। Al2O3 ZNO PbO2 उभयधर्मी है। Al2O3 ZNO PbO2 क्या है, उभयधर्मी है। उभयधर्मी किसे कहते हैं, जो अम्लीय क्षारीय दोनों हो, जो अम्लीय क्षारीय
दोनों उसे क्या कहते हैं उभयधर्मी। जो अम्लीय क्षारीय दोनों उसे क्या कहते हैं उभयधर्मी। जो अम्लीय क्षारीय दोनों उसे क्या कहते हैं उभयधर्मी। जो अम्लीय क्षारीय दोनों उसे क्या कहते हैं उभयधर्मी। Al2O3 ZnO PbO2 Al2O3 ZnO PbO2 CONOH2O क्या है उदासीन। बता निम्न में से कौन ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। अम्लीय ई है, ई है, ई है, ई नहीं है। CONOH2O क्या है उदासीन। बढ़े अब पकड़ना कैसे है। SO2 से बनेगा H2SO4, LiO से बनेगा LiOH, CONOH2O क्या है उभयधर्मी। Al2O3 ZnO PbO2 क्या है क्या रे Al2O3 ZnO PbO2 क्या है उभयधर्मी। अर्थात अम्लीय क्षारीय दोनों का ना गुण रहेगा। खाने में नमक किससे बनता है। हम बोले थे प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से। प्रबल अम्ल महा भी आए प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बनेगा उदासीन लवण। क्या बनेगा अब प्लस क्या बनेगा जल। प्रबल अम्ल में आता है Cl, प्रबल क्षार में आता है NaOH और ये बना देगा NaCl प्लस H2O। एक गुण एकदम याद रखना दोस्त मेरे। NaCl Na धातु है और ये क्या है अधातु। ये किसके किसके बीच बंधन बनाता है धातु एंड अधातु। NaCl में कौन बंधन होता है आयनिक बंधन। इसको हम टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान कितना होता है 7। कितना होता है 7। और धातु और धातु के बीच बनता है आयनिक बंधन बनता है Na प्लस और Cl माइनस में। और यह आयनिक बंधन है इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। ठोस अवस्था में विद्युत के क्या है कुचालक। द्रव अवस्था में घोल देंगे तो सुचालक। जल में घुलनशील होता है जबकि आयनिक घोलक कार्बनिक घोलक में अघुलनशील। इसका ठीक उल्टा हो जाता है सहसंयोजक बंधन। हाइड्रोजन बंधन किसके किसके साथ बनता है रे फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। यही तीनों के साथ ना। इसीलिए तो कहते हैं H2S और HCl में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता। हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता नहीं बनता। इसीलिए ये किस अवस्था में होते हैं गैस अवस्था में नहीं होकर के कौन अवस्था में पाए जाते हैं द्रव अवस्था में पाए जाते नहीं गैस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते। किसमें पाए जाते हैं गैस में। वहां भी आए हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनेगा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन नहीं तो देगा हाइड्रोजन बंधन किसके साथ बनता है कहेंगे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ बनता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक है। तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 22वीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। खट से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण कर लेगा। लिखा अरे लिखा। और H2S और HCl में ना फ्लोरीन है ना ऑक्सीजन है ना नाइट्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। इसलिए गैसीय अवस्था में पाया जाता है। सहसंयोजक बंधन मजबूत होता है, उपसहसंयोजक बंधन कमजोर होता है। उपसहसंयोजक बंधन कमजोर होता है। पढ़े हो कि नहीं आंसर बता। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है NaCl। बढ़े NaCl का पीएच मान 7। NaCl का पीएच मान 7। अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम। अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम। कौन सा कथन अम्ल और क्षार के लिए सही है कि सही नहीं है। अम्ल के बारे में सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन अम्ल के बारे में सही नहीं है। स्वाद में खट्टा होता है। H2CO2 के लवणों के उत्पादन करने के लिए धातुओं के बाइकार्बोनेट से विक्रिया करता है। मान लो इतना पता नहीं है तो पेंडिंग में रख दो। कह रहा खाली अम्ल के बारे में सही नहीं है। कह रहा धीमा उदासीनीकरण अर्थात अम्ल और क्षार मिलकर लवण और H2 देता है। यही तो गलत है बोलेंगे। H प्लस का निर्माण करता है। सही कि गलत। अगला में चलें और अगला में चलें। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है भी आए। प्रकाश संश्लेषण लिख लो CO2 प्लस H2O। आई प्रकाश और किसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में ये देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो दोस्त मेरे ये H2O से निकलता है O2। आई कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है आई सूर्य का प्रकाश ही मात्र 1% लेता है। सूर्य का कितना परसेंट सूर्य का प्रकाश पादप कितना परसेंट लेता है प्रकाश संश्लेषण में 1%। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है रात में नहीं होता है।
श्वसन दिन में भी होता है, रात में भी होता है। ये H2O से मिलता है ऑक्सीजन, और ये CO2 से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। CO2 से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। CO2 से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और दोस्त मेरे, इसके प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और H2O। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या क्या है? प्रकाश, H2O, क्लोरोफिल और CO2। इसका उत्पाद क्या क्या है? ऑक्सीजन, जल और कार्बोहाइड्रेट। भैया ऑक्सीजन कहां से मिलता है? जल से। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? जल से। उत्प्रेरक का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। 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 क्लियर है? व्हाट इज द आंसर? ऑक्सीजन कहां से मिलता है? जल से मिलता है। तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा, यानी तुरंत ऊर्जा देने का काम कौन करता है? ग्लूकोज। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? वसा। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? वसा। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? वसा। बताओ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। फूलों वाले किसी पौधों के पत्तियों में मार्जिन के दर्रों में कलियां पाई जाती है? ब्रायोफाइलम। किसमें? ब्रायोफाइलम में। मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती है? एक। मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती है? एक। एक एवं रानी मक्खी होता है। बोलो रे, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, चला ये क्लास कब तक चलाना है? आज 17 है, मतलब अभी तुम लोग को मजा आ रहा है? चलने दो, जब बोलेगा तब रोक देंगे।